Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 18 from the physics of second year. In today's video lecture, we will cover numericals from the chapter number 11, that is electrostatics. In the previous video lecture we have covered first 4 numericals. Problem 5. Two positive point charges of 15 into 10 raised to the power minus 10 coulomb and 13 into 10 raised to the power minus 10 coulomb are placed 12 centimeter apart. Find the work done in bringing the two charges 4 centimeter closer. दो चार्जेस हैं पॉजिटिवली चार्ज हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है. आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है. उन पे वर्क किया गया है ताकि उनको 4 सेंटीमीटर मज़ीद क्लोज ले आया जाए. यानी जब 4 सेंटीमीटर आप क्लोज लाएंगे तो इसका मतलब है अब उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 12 सेंटीमीटर की बजाय 8 सेंटीमीटर हो चुका है. तो देखते हैं इसे. आप देख सकते हैं कि आपके पास एक प्लस Q1 चार्ज है, एक आपके प्लस Q2 चार्ज है. यहाँ पे मैंने एक सिचुएशन 1 के लिए इसे लिखा है, आप बेशक मेंशन ना कीजिएगा. इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है R1 से उसे जाहिर किया मैंने 12 सेंटीमीटर है. 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. अब सेकंड सिचुएशन में आपको ये बताया गया है कि अब इन दोनों चार्जेस को मूव करवाया गया है और इस तरह से मूव करवाया गया कि इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाया गया है. ठीक है ना. कितना करीब लाया गया है? इतना करीब लाया गया है कि 4 सेंटीमीटर इनका जो फासला है वो कम हो गया है. तो अगर पहले 12 सेंटीमीटर था, आप इनको 4 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस करवाते हैं एक दूसरे की तरफ, तो अब जो फासला इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान रह जाएगा वो होगा 8 सेंटीमीटर या 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.08 मीटर. अब आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है, वो वर्क डन जो इनको इतना करीब लाने के लिए किया गया था. Q1 आपके पास गिवन है, Q2 गिवन है. सबसे पहले इसमें याद रखिएगा, एक तो आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे निस्बतन ये आसान लगा तो मैंने इस मेथड से आपको करवा रहा हूँ. जी, सबसे पहले तो आप सिचुएशन 1 के मुताबिक कूलम फोर्स फाइंड आउट करें, यानी कि F1 इज इक्वल टू KQ1 Q2 ओवर R1 स्क्वायर. तो ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 121.88 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 8 न्यूटन. फिर सेकंड सिचुएशन पे हम कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं. सेकंड सिचुएशन पे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा F2 इज इक्वल टू KQ1 Q2 ओवर R2 स्क्वायर. अब यहाँ पे R2 चेंज हो जाएगा क्योंकि सेकंड सिचुएशन में अब वो उनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस कम होकर 0.08 मीटर रह चुका है. तो अब आप ये वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास F2 की वैल्यू ये आ गई. अच्छा, अब हमारा टास्क था वर्क डन कैलकुलेट करना. वर्क डन का एक्चुअल फार्मूला तो FD है आपके पास. एंगल को अगर जस्ट थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर दें तो वर्क डन का जो फार्मूला है वो आपके पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है. तो फोर्स यहाँ पे आपके पास क्या होगी? तो आंसर है फोर्स वेरिएबल होगी. किस तरह से वेरिएबल होगी? आपको पता है कि जब ये चार्जेस जितने एक दूसरे के करीब आते जाते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर उतनी ही ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं. और याद रखिएगा कि हमारे पास जो वर्क डन का फार्मूला है उसमें फोर्स कांस्टेंट होती है. अगर कांस्टेंट ना हो तो फिर हम एवरेज ले लेते हैं. तो इस वजह से मैंने, चूँकि यहाँ पे फोर्स वेरिएबल थी तो एवरेज फोर्स का मैंने वर्ड यूज़ किया. तो एवरेज फोर्स जो यानी कि फर्स्ट सेपरेशन में कितनी फोर्स थी, सेकंड सेपरेशन में कितनी थी, तो डिवाइडेड बाय 2. अच्छा, अक्सर अब यहाँ पे गलती ये होती है कि स्टूडेंट्स डी में पुट कर देते हैं 0.08.
तो याद रखिएगा डी का मतलब ये नहीं है कि अब उनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। कूलम्स लॉ में हम सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस देखते हैं, जबकि वर्क में ये डी जाहिर करता है कि आपने उनको डिस्प्लेसमेंट कितना दी है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि आपने उनको 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया, तो अगर आप उसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 0.04 आ जाता है, और उसको आप हल करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6, अ हॉलो स्फीयर इज चार्ज टू 14 माइक्रोकूलम, जो भी इसके ऊपर चार्ज करेंगे सरफेस के ऊपर आ जाएगा। फाइंड द पोटेंशियल एट इट सरफेस, इनसाइड द सरफेस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम इट्स सरफेस। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 0.3 मीटर। 3 इंफॉर्मेशन गिवन है और 3 चीज़ें आपने बतानी है, तो देखिएगा जी। Q इज इक्वल टू 14 माइक्रोकूलम गिवन है आपके पास, रेडियस गिवन है, और वो आउटसाइड पॉइंट जो है सरफेस से कितना दूर है वो भी गिवन है। तो लेट से ये जो रेडियस है उसको मैंने r से जाहिर कर दिया, तो जो रेडियस बाहर मौजूद है, यानी कि ये अगर रेडियस है तो जो सरफेस से लेकर पॉइंट तक जो फासला था वो डेल्टा r से मैंने जाहिर कर दिया। ठीक है, रेडियस अगर 0.3 है तो वो 0.2 है। अगर आपसे कोई पूछे कि P का फासला सेंटर से कितना है तो आप दोनों को ऐड करके बता सकते हैं 0.5 मीटर है। तो चलें अब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ आपसे पूछी गई थी कि इसकी सरफेस पर, ठीक है ना, ये जो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये जो बाउंड्री आपके पास आ रही है, इस बाउंड्री पे कितना चार्ज है, तो सॉरी पोटेंशियल कितना है। तो लेट से इस पोटेंशियल को हम VA से जाहिर करते हैं। तो फार्मूला आप जानते हैं KQ ओवर R होता है। वैल्यूज पुट करें K की, Q की और रेडियस की, तो आपके पास आंसर आ जाता है ये। ठीक है, तो ये एक तो सोल्यूशन ये आ गया। सेकंड, पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस। अच्छा याद रखिएगा इनसाइड द पोटेंशियल जो है ना वो सेम होता है। क्यों सेम होता है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट में कि E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R। माइनस मैग्नीट्यूड को जब आप लिखते हैं तो माइनस को इग्नोर किया जा सकता है, मैंने माइनस इग्नोर कर दिया। इसको अगर आप लिखते हैं E इंटू डेल्टा R तो ये डेल्टा V आ जाएगा। ठीक है, इस डेल्टा R को आपने इस डेल्टा R नहीं, ये डेल्टा R नहीं समझना, ये जस्ट ये पुराना फार्मूला जो ग्रेडियंट में था डेल्टा R जहाँ पे हमने शो किया था। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इनसाइड द स्फीयर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे E की वैल्यू क्या होती है। तो आप गाज़ीज़ लॉ से पढ़ चुके हैं कि इनसाइड द स्फीयर E 0 होता है। अगर इस फार्मूले में आप पुट करते हैं E इक्वल्स टू 0 तो हमारे पास डेल्टा V 0 आता है। डेल्टा V अगर फर्ज कर लें कि वो VB माइनस VA है तो इसका मतलब है VB इज इक्वल टू VA। ठीक है ना, मैं कौन कौन से 2 पॉइंट्स को यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। ए पॉइंट का पोटेंशियल मतलब है कि जो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल था, और जो बी पॉइंट का पोटेंशियल है वो समझ लें कि सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पर। तो यहाँ से हमें ये पता चला कैलकुलेशन के साथ कि VB और VA इक्वल होता है, तो ये हमारे पास सेम वो ये above वाला आंसर है। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपके पास पोटेंशियल एट पॉइंट P। जब आप P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो V इज इक्वल VC आ जाएगा, लेट से KQ ओवर। अच्छा, अब यहाँ पे R बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपने R कितना पुट करना है। आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट P है, अब इसका टोटल डिस्टेंस जैसे मैंने आपसे बताया था सेंटर तक, ये बेसिकली आप देख रहे हैं, तो वो R प्लस डेल्टा R यानी 0.3 प्लस 0.2, तो ये आपके पास 0.5 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7। If 280 joule of work is done in carrying a charge of 2 coulomb from a place where the potential is minus 12 volt to another place where the potential is V volt, calculate the value of V। ठीक है, इसको देखिएगा जरा। आपके पास बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स का मतलब मैंने प्लेट्स की शक्ल में शो कर दिए। आपको स्टेटमेंट में गिवन है कि जहाँ से मूव कर रहे हैं वो -12 वोल्ट है, चार्ज को जो मूव करवा रहे हैं, और जिस पॉइंट की तरफ लेकर जा रहे हैं वहाँ पे पोटेंशियल कितना है, तो वहाँ पे V वोल्ट है। ठीक है, तो ये V वोल्ट कितना होगा आपने यही निकालना है। दोबारा देख लें कि ये 12 वोल्ट है, ये 12 V नहीं है असल में। ठीक है, 12 वोल्ट, और यहाँ पे कितना है V वोल्ट यानी X वोल्ट आप समझ लें। तो अब आपने यहाँ दोनों के दरमियान जो मूव करवाया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो आपने यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट आउट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, अच्छा यहाँ थोड़ी सी मुझसे गलती हुई है
कि ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एरो बना दिया ना, तो ये बेसिकली आप लोग इसको ये रखिएगा। हाँ चले ठीक है, चलें ऐसे एरो से फिलहाल इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। एरो आप बेशक इसी डायरेक्शन में रहने दें ताकि आपको पता चले कि आप -12 वोल्ट से V वोल्ट की तरफ आ रहे हैं। तो अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे जो डेल्टा V है वो किसके इक्वल होगा? तो आप सब जानते हैं कि डेल्टा V इक्वल होता है बेसिकली VF माइनस VI, ठीक है ना। तो अब VF क्या है, जो फाइनल आप जहाँ पे जा रहे हैं वो V है, और माइनस VI इनिशियल वोल्टेज क्या थी, तो ये आपके पास -12 वोल्ट थी। तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो V+12 हो जाएगा। लेकिन हमें ये भी पता है कि डेल्टा V तो इक्वल होता है W/Q के, तो डेल्टा V हमारे पास आ जाएगा V+12 जो ऊपर लिखा था। तो इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो V की वैल्यू आपके पास आ जाती है 128 वोल्ट्स। नेक्स्ट पेज, प्रॉब्लम 8। Calculate the electric potential at the surface of a silver nucleus having radius 3.4 into 10 raised to the power minus 14 meter, and the atomic number of the silver is 47 and charge on proton is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Solution देखें जी। आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन और अननोन डाटा था वो दोनों ही यहाँ पे आपने नंबर 1 ये V निकालना है। V का मतलब है पोटेंशियल। कहाँ पे पोटेंशियल? तो ये जो सर्कल मैंने आपके सामने यहाँ पे शो किया है ये बेसिकली उस सिल्वर न्यूक्लियस की बाउंड्री को शो कर रहा है। तो इस सिल्वर न्यूक्लियस की जो सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पर, उसको आपने V से जाहिर किया और यही आपने V फाइंड आउट करना है। इस न्यूक्लियस का रेडियस कितना था वो आपको गिवन है, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपको गिवन है। एटॉमिक नंबर है 47। अच्छा, अब अगर 47 एटॉमिक नंबर है तो इसके जो न्यूक्लियस में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? तो इसका आंसर है Z इंटू ई होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी बेसिकली आप सब जानते हैं कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। तो अगर ये जो Z है ये एटॉमिक नंबर को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे। तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है। तो याद रखिएगा कि प्रोटॉन पे वही चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन पे होता है, जस्ट पॉजिटिव लिया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो एक अगर प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था, तो जो न्यूक्लियस के अंदर 47 प्रोटॉन मौजूद हैं उन पे जो टोटल चार्ज है वो इनका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब हम V का फार्मूला यूज़ करते हैं, V इज इक्वल टू KQ/R। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉब्लम नंबर 9। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 26 न्यूटन पर कूलम, या इसे वोल्ट पर मीटर भी आप कह सकते हैं, एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 13 जूल पर कूलम। एक ही पॉइंट पर, पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में एक पॉइंट आपने लिया, उस एक ही पॉइंट पे आपको पोटेंशियल की वैल्यू भी गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो आपने उस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पॉइंट चार्ज से, और जो पॉइंट चार्ज के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिएगा, तो इसमें देखिए ये मैंने आपके सामने रख दिया। तो ये अगर आप सॉरी अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज था। इस पॉइंट चार्ज से एक कुछ फासले पर मैंने एक पॉइंट P ले लिया। इस पॉइंट P पे E की वैल्यू भी नोन है और V की वैल्यू भी नोन है। वैल्यूज क्या है वो भी लिख ली हमने, डेल्टा R। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी आप सोच सकते हैं कि मैंने यहाँ पे R से क्यों नहीं जाहिर किया। कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन याद रखें कि आपने एक फार्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो बेहतर है कि यहाँ पे आप इसको भी आप डेल्टा V ही से जाहिर करें। वैसे मैंने वहाँ पे कर दिया है ये डेटा में आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास E की, तो इसी चूंकि मैंने फार्मूला देखें E का ही यूज़ करना है। यहाँ पे ये तीन चीज़ें जब हैं तो मैं इन्हीं को रिलेट करने वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। तो इस वजह से मैंने सिंबल भी इसका डेल्टा V रख लिया और इसका जो है वो डेल्टा R रख लिया, और ये जो Q। अच्छा, सबसे पहले E का फार्मूला आप यूज़ करें।
तो ये हम जब इसको सॉल्व आउट करते हैं इक्वेशन को रीअरेंज करके, तो हमारे पास डेल्टा आर आ जाता है। यानी कि वो जो आपसे पूछा गया था कि वो पॉइंट कितना दूर होगा न्यूक्लियस से, तो सॉरी पॉइंट चार्ज से, तो वो आपने बता दिया कि 0.5 मीटर है। सेकंड आपसे पूछा गया है कि चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर जो है वो यूज़ कर लें, तब भी ठीक है, वहाँ से भी सेम आंसर आता है। तो अच्छा, ये अगर आप पुट करते हैं तो आप E की वैल्यू यहाँ इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। R को अगेन मैंने यहाँ पे चूंकि डेल्टा आर शो किया था, तो डेल्टा आर ही से ये नेक्स्ट स्टेप में मैंने मेंशन कर दिया। तो ये आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको वोल्टेज के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। 2 point charges of 8 microcoulomb and 4 microcoulomb are separated by a distance of 10 centimeter in the air. At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? आपके पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। और कल की असाइनमेंट में आपको क्लास में भी मैंने दिया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि दो अपोजिट चार्ज हैं तो मिड पॉइंट पे क्या होगा। तो मिड पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है कि जब आप अपोजिट चार्जेस की वजह से मिड पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे जो है नेट पोटेंशियल की बात करते हैं, तो वो उन दोनों का डिफरेंस हो जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है लाइन के, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो मिड पे कितना चार्ज होगा, तो आप कहेंगे कि V इज इक्वल टू V प्लस माइनस V माइनस, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो ये आगे हम देखते हैं इसको। जी, आपसे ये पूछा गया था कि जिस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है, वो पॉइंट जो है कितना दूर होगा। आपने बता देना है कि इस पॉइंट 8 माइक्रोकूलम चार्ज से कितना दूर होगा और 4 माइक्रोकूलम चार्ज से कितना दूर होगा। तो ये हमने एंड पे कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। अब आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन हैं वो मेंशन कर दी हैं। आपके पास चार्जेस की मैग्नीट्यूड गिवन है, उन चार्जेस के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस सेंटीमीटर में गिवन था, आप उसे 0.1 मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस डिस्टेंस को अगर आप मैंने आर से जाहिर कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब आप उसके बाद फर्ज कर लें कि ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट आपने यूँ लेना है कि ये +8 से ज़्यादा दूर होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और -4 की कम है। तो ऑब्वियसली जब वो कैंसलेशन होगी तो वो पॉइंट होता होता इस B के करीब आ जाएगा। तो अच्छा, अब आपने ये पॉइंट 8 Q1 से दूर ले लिया, तो ये आपके पास Q1 से ये कितना दूर है, लेट से वो X है। अब ये B से कितना होगा, टोटल कितना था इनके दरमियान, R था, तो R माइनस X कर लेंगे। तो आपने इस X की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और आपने इस R माइनस X की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा, द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज जीरो इज द वन ऑन विच द पोटेंशियल ड्यू टू अपोजिट चार्जेस इज सेम। यानी कि जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा तो ऑब्वियसली वहाँ के लिए हम इस इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 शुड बी इक्वल टू जीरो। तो रीअरेंज कर दें, V1 इज इक्वल टू V2, ठीक है। पोटेंशियल्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं जब अपोजिट होते हैं। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे मैग्नीट्यूड पे किसी पॉइंट पर, तो ये टोटल तौर पे कैंसिल कर देंगे। तो अच्छा, ये पुट कीजिएगा। तो Q1 को यहाँ पे मैंने 8 माइक्रो पुट किया है, क्योंकि माइक्रो अब देखें बोथ साइड से ये कैंसिल हो जाएगा। Q2 भी माइक्रो में गिवन था, तो ये इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। और उसके बाद यहाँ इससे सॉल्व आउट करते जाएं तो आपके पास X की वैल्यू आ जाती है 0.066 मीटर। अच्छा, अब आप कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट P था A से तो 0.066 मीटर दूर था, या अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेंटीमीटर में मैंने इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि गिवन आपको जो था रेडियस वो सेंटीमीटर में ही गिवन था, इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आंसर देंगे। तो एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम B से इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो वो R माइनस X ऊपर आपने डायग्राम में मेंशन किया। तो R की वैल्यू आपके पास 0.1 है और माइनस आप 0.066 से माइनस करेंगे तो ये 0.033 आ जाएगा। इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 3.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिएगा, Problem 11. An electron with an initial speed of 29 into 10 to the power 5 meter per second is fired in the same direction as a uniform electric field of 80 Newton per coulomb. Electric field की magnitude given है और
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में किसी हमने डिवाइस के साथ इलेक्ट्रॉन को फायर किया, जिस तरह से आप समझ लें कि बुलेट से, गन से बुलेट को फायर किया जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, उससे हम इलेक्ट्रॉन को फायर करते हैं। तो अब वो आपसे पूछा ये गया, हाउ फार डज द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल बिफोर ब्रॉड टू रेस्ट, तो ये रेस्ट पे आने से पहले कितना जो है फासला तय करेगा एंड टर्न बैक, और उसके बाद वापस आएगा। तो याद रखिएगा, ये इसको आप यूं ही समझ लें कि ऐसे ही पूछा कि आपसे, जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक बॉल है, मैंने उसको ज़मीन से हाइट पे फेंका है, तो वो आपके माइंड में होना चाहिए कि जैसे जैसे वो फासला तय करती जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, और जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, और ज़ीरो के बाद वो बॉल वापस आ जाती है। तो बिल्कुल कोई ऐसी ही सिचुएशन इलेक्ट्रॉन के साथ है यहाँ पे, कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फेंका गया। याद रखिएगा, ये मैंने डायग्राम भी आपके सामने बना दी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब आप फेंकते हैं, तो अगर आप देखें तो ये माइनस प्लेट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, और प्लस जो है वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये बिल्कुल ग्रेविटी की सिचुएशन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ऐसे आगे जाता जाएगा, इसकी वेलोसिटी रिपल्जन की वजह से कम होती जाएगी, होती होती जब ज़ीरो हो जाएगी, तो ज़ीरो के बाद ये ऐसे वापस आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप प्लस प्लेट को ज़मीन समझ लें और इलेक्ट्रॉन को बॉल समझ लें, तो ये ऐसे पाथ मान सकता है इसका। तो अच्छा, अब उसके बाद आप इसमें भी सॉल्व करने के काफ़ी मेथड्स हैं, आप जो भी अडॉप्ट कर लें। तो मुझे जो निस्बतन आसान लगा वो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को यूटिलाइज करते हुए। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है ये 29 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी आपको बताया गया है कि वो रुक जाता है, तो इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। इसमें जो ई की वैल्यू है वो 80 न्यूटन पर कूलम है। तो आपको सबसे पहले तो पता है कि E इज इक्वल टू F/Q होता है, तो F किसके इक्वल होगा, QE के। ठीक है, तो Q की वैल्यू भी आपके पास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, तो ये मैग्नीट्यूड में आप माइनस नहीं पुट करते, तो ये 80 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास इतने न्यूटन फोर्स आ गई। लेकिन हमें ये भी पता है, न्यूटन सेकंड लॉ से, कि F इक्वल टू ma होता है। तो इस इक्वेशन से हम इलेक्ट्रॉन का मास पुट करके उसको डिवाइड करके ये एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो हमारे पास ये आ जाता है। माइनस क्यों लगाया? आप सिचुएशन में जब थोड़ा सा पेनिट्रेट करके इसको देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, और इसे हम कहते हैं डीसेलरेशन। डीसेलरेशन का नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। तो इस वजह से ये माइनस आपको बता रहा है कि ये डीसेलरेशन को शो कर रहा है गिवन सिचुएशन में। अब आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लें, 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। तो vf की वैल्यू साइन समेत पुट कर दें, तो ये माइनस दोनों साइड से वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको जब सॉल्व आउट करेंगे, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है ये आपके पास आ जाता है 0.229 मीटर। ठीक है, सॉरी 0.299 मीटर। प्रॉब्लम 12। Two capacitors of capacitances 4 microfarad and 8 microfarad are first connected in series and then in parallel. In each case, external voltage source is 200 volt. Calculate in each case the total capacitance, the potential drop across each capacitor and the charge on each capacitor. ठीक है, अब ये आपने तमाम चीज़ें याद रखनी है। इसको हम देखते हैं क्या क्या निकालना है। सबसे पहले तो दो कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस गिवन है आपको, ठीक है, और उसके बाद आपको जिस वोल्टेज से इन दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया गया वो भी गिवन है। आपके पास दो सिचुएशंस रखी गई हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करें व्हेन कैपेसिटर C1 एंड C2 आर इन सीरीज। और जब आप ये फाइंड आउट करेंगे तो साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा वो भी बताएं, और हर कैपेसिटर पे वोल्टेज कितनी होगी वो भी आपने बतानी है। ठीक है, तो पहले हम इसी सिचुएशन को देख लेते हैं। जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आपको पता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ये फार्मूला है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा। क्योंकि ऊपर माइक्रोफैरड में था तो मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट नहीं किया, तो एंड पे आंसर भी मेरे पास माइक्रोफैरड में ही आ गया। अच्छा, अब उसके बाद ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है जो राइट साइड पे मैंने इसी के साथ बनाई है। आप देख सकते हैं कि पहले मैंने दो कैपेसिटर्स सीरीज में लगा दिए, फिर जब मैंने इनको इक्विवेलेंस किया तो मैंने इनका जो इक्विवेलेंट आया है CE, मैंने उसके साथ इन दोनों कैपेसिटर्स को एक कैपेसिटर में कन्वर्ट कर दिया, और मैंने कह दिया कि हाँ इसी कैपेसिटर इसके इक्विवेलेंट है, यानी ये 2.66 का कैपेसिटर मैंने एक ही लगा दिया। आप ये समझ लें।
अच्छा, अब आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया था कि हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि किसी एक कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वही दोनों पे होगा, ठीक है ना। जो राइट प्लेट पे होगा वही लेफ्ट प्लेट पे होगा। ये आप सीरीज कम्बिनेशन में चार्ज की ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं कैपेसिटर की। तो फिर इस लिहाज से मैंने इस सर्किट को पहले तो एक सिंगल उसमें कन्वर्ट कर दिया, जैसे आप देख सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे कैपेसिटेंस का फार्मूला यूज़ करता हूँ, Q = CEV। तो CE मैंने फाइंड आउट कर चुका हूँ, V हमें गिवन है। ये जब हम पुट करते हैं तो ये काइंडली इसको गलती से मैंने 800 लिखा है, ये 200 है, ठीक है। तो वैल्यू आपके पास ये 5.32 इंटू 10⁻⁴ कूलम आ जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद आप जो है V1, एक तो ये आ गया Q। तो अगर आपसे कोई पूछे कि Q1 कितना है, Q2 कितना है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ दोनों सेम है। यानी अगर आप इसको मज़ीद इसमें लिखना चाहें कि Q1 = जो है जो कूलम है 5.32 इंटू 10⁻⁴ एंड Q2 इज़ आल्सो इक्वल टू दिस। तो इसी तरह से V1 अगर आपसे कोई पूछे तो V1 के लिए आप दोबारा इस पहली फिगर पे वापस आ जाएं, जिसमें ये वाली फिगर, ठीक है। तो इसमें V1 अगर आप देखते हैं तो Q/C1 के इक्वल होगा। तो जो Q आपने फाइंड आउट किया और C1 जो आपको गिवन था, यानी जी C1 की जो वैल्यू है वो इसमें पुट कीजिएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसमें से V2 भी आप निकाल सकते हैं। अब आप आ जाएं पैरेलल कम्बिनेशन के लिए। पहला काम है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया, तो वो आप निकाल सकते हैं कि जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये डायग्राम बनती है। तो और इसकी इक्विवेलेंस भी आप बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे बनाई नहीं है, ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, ये आ गया आपके पास। तो ये आता है मेरे पास 12 माइक्रोफैरड। फिर V1 और V2 याद रखिएगा कि जब हम किसी भी कंपोनेंट को किसी वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में लगाते हैं तो उस कंपोनेंट के अक्रॉस सेम वोल्टेज अपीयर होती है, ठीक है ना। तो कैपेसिटर्स के अक्रॉस वही वोल्टेज होगी जो सोर्स के अक्रॉस है। तो V1 भी जो है 200 होगी और V2 भी 200 वोल्ट होगी। एक ये आंसर हो गया। अब चार्ज हमने H पे निकालना था, तो उसी तरह से Q1 = C1V हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा C1V। अगर आप देखते हैं तो ये वैल्यूज पुट करें, इस तरह से Q2 होनी, ठीक है। तो ये आपके पास मुकम्मल इसका आंसर आ गया। इनको सॉल्व आउट करें, बाकी क्वेश्चनिंग ग्रुप में की जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।